नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि हम अपने वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखते हैं। उन फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाओं का जिक्र कराया है। इसे मैंने इंट्रोडक्शन देके अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है, जिन्हें आप स्लाइड्स में देख पाएंगे आगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कैबिनेट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस एक्ट में संशोधन करके अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को जरूरी वस्तुओं की सूची से हटा लिया गया है। इससे पहले एसेंशियल कमोडिटीज में लिस्ट किए गए थे। इस निर्णय का फायदा क्या होगा? उन्होंने बताया कि इस फैसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और जो प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे उनकी अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप की जो आशंका होगी वो दूर हो जाएगी। किसानों की जो मांग थी वो 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी। किसान अब कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा और इससे किसानों को ज्यादा दाम देने वालों को अपना माल बेचने की आजादी मिली है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में अधिकतर जो कृषि वस्तुएं हैं उनका जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है और किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और निर्यात में निवेश का अभाव होने के कारण अपने जो प्रोड्यूस है उसको बेहतर कीमत नहीं मिल पाती, और क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसके कारण उद्यमशीलता जो है वो डिस्करेज होती है। बढ़ते आगे। मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। ये एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई है। इस ऑर्डिनेंस से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिससे किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधा रहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करेगा। सरकार की एक कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे उन्हें उन प्रतिबंधों से पूरी तरह से मुक्त किया जाए। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि से बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर हो या उसमें कोई भी जाकर कंपनी, संस्था या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर वगैरह जो है वे उसका उचित मूल्य देकर उस माल को वहां से खरीद सकेंगे। तो यहाँ पर काफी लिबर्टी दी गई इस चीज में। इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स और कानूनी बंधन नहीं है। श्री तोमर ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस होगा वो किसानों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करेगा, किसानों की जो मार्केटिंग जो कॉस्ट है उसको घटाएगा और उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने में सहायता देगा। किसानों के लिए विवाद समाधान की अलग व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं से संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दी है। तो ये 2 ऑर्डिनेंस कल पारित किए गए हैं। इसके तहत किसानों को कृषि उपज का जो प्रोसेसिंग करने वालों, एग्रीगेटरों, थोक विक्रेताओं, बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार करने वालों और निर्यातकों के साथ बिना किसी शोषण की आशंका की बराबरी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने में सक्षमता प्राप्त होगी। इससे बाजार संबंधी अनिश्चितता का जोखिम किसानों की बजाय जो स्पॉन्सर होंगे उन पर आ जाएगा और किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी और कृषि में काम आने वाली जो बेहतर सामग्री है उसे प्राप्त कर पाएंगे। इससे मार्केटिंग कॉस्ट कम होगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को पर्याप्त संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। किसानों की भूमि की बिक्री, उसे पट्टे पर देने या गिरवी रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा या किसी भी तरह की वसूली के लिए किसानों की जमीन जो होगी उसको नहीं लिया जा सकेगा। विवादों के कारगर समाधान प्रणाली बनाई गई है और समय सीमा तय कर दी गई है। ये जो ऑर्डिनेंस है वो भारतीय कृषि पदार्थों को ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन में निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल और सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था से 2024-25 तक भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत अधिक निवेश हितैषी बनेगा और घरेलू जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे निवेश और संबंधित प्रोत्साहन नीतियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों और मंत्रालयों तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। तो ये जो ग्रुप बनेगा इससे इस तालमेल में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं।
आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग जो है उसे पुनर्स्थापना करने की उसकी एक परमिशन गवर्नमेंट ने इसको स्वीकृत किया है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस आयोग की स्थापना गाजियाबाद में स्थित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय करके की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। अगली खबर की बात करते हैं। हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। हमने कल की वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में लाने की परमिशन दी है, तो ये आज उसकी अधिसूचना जारी हो गई। ये अधिसूचना जो होगी वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। एमएसएमई जो होगी वो नजदीकी बैंक या उसके पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन उद्योगों द्वारा लिए गए कर्ज पर सरकार 100% गारंटी प्रदान करेगी। साथ ही 1 साल के लिए मासिक ईएमआई में छूट केवल 7.5% की ब्याज के साथ प्रदान की जाएगी। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करने के मापदंड को भी बदलने का फैसला किया है। हमने बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग की, अब सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जो है उनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में छोटी कंपनियों की परिभाषा के तहत उन कंपनियों को रखा गया जिनका टर्नओवर जो 5 करोड़ के अंदर है। स्मॉल एंटरप्राइजेज में 50 करोड़ तक की जो है उनको रखा गया है और मीडियम एंटरप्राइजेज में 100 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइक्लोन निसर्ग की। चक्रवाती तूफान निसर्ग जो है वो महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकराने के बाद क्षेत्र में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। ये तूफान जो है वो अलीबाग में कल दोपहर बाद करीब 1:15 पर पहुंचा, जिसके साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवात निसर्ग के मुंबई और ठाणे क्षेत्र से उत्तर महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की सूरत में तत्काल बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। चक्रवात के प्रभाव के बारे में ताजा जानकारी के चलते वह राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित जिलों के कलेक्टरों के साथ लगातार संपर्क में है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जो जिले हैं वो इसके कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने शाम से ही अलीबाग में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रायगढ़ और पालघर जिलों में कुछ स्थानों पर आवासीय अपार्टमेंट जो है उनके टीन के छत वगैरह उड़ गए, तो तूफान काफी खतरनाक था ये। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। केंद्र सरकार ने कल कहा कि देश में कोविड महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की जो रेट है वो 48% हो गई है और कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। तो जहां इसके रोगियों की संख्या बढ़ रही है वहीं इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,776 लोग इससे स्वस्थ हुए और अब तक ठीक हुए रोगियों की संख्या 1,03,003 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान इससे 8,909 नए लोग इन्फेक्टेड हुए, जिससे देश में अब तक के रोगियों की संख्या 2,07,615 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 लोगों की डेथ हुई, जिससे भारत में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,815 हो गई है। भारत में इसकी जो डेथ रेट है हमारी वो 2.80% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना रोगियों की कुल संख्या जो है कोरोना रोगियों की कुल 1,37,158 नमूनों की जांच की गई। इस तरह देश भर में अब तक कुल 41,03,233 टेस्टिंग हो चुकी हैं। हमारे देश में इस समय 688 प्रयोगशालाएं इसका जांच का काम कर रही हैं, जिसमें से 480 जो है वो गवर्नमेंट लैब्स हैं और 208 प्राइवेट लैब्स जो काम कर रही हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 के 952 अस्पताल उपलब्ध हैं, जिनमें 1,66,332 आइसोलेशन बेड्स, 21,393 आईसीयू और 72,762 ऑक्सीजन प्रणाली से युक्त बिस्तर मौजूद हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 लाख N95 मास्क और 1 करोड़ से अधिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो उपलब्ध कराए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। सरकार ने भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को अनुमति देने का फैसला किया है। इनमें कारोबारी, प्रोफेशनल लोग, रिसर्चर, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। सरकार ने निश्चित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट संबंधी मामले पर विचार किया
और उन्हें अनुमति देने का फैसला किया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इन विदेशी नागरिकों को भारतीय दूतावासों से नया बिजनेस वीजा या रोजगार वीजा लेना होगा। खेलों के लिए भारतीय दूतावासों से जारी होने वाला B3 जो वीजा है उसको छोड़कर वैध दीर्घावधि मल्टीपल एंट्री कारोबारी वीजा धारक जो होंगे उन नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिजनेस वीजा लेना होगा। ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले प्राप्त किए गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के आधार पर भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इनको फ्रेश वीजा लेने की बात कही गई है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के कौशल का आकलन कर और उनको रोजगार उपलब्ध कराने में मदद के लिए उनका डाटाबेस बनाने की दिशा में पहल की है। इस डाटाबेस का नाम रखा गया है कौशल संपन्न श्रमिक डाटाबेस स्वदेश। इस पहल के तहत जो है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है नागर विमान मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट एक इनिशिएटिव है अपने आप में। स्वदेश का लक्ष्य जो है वो घरेलू और विदेशी कंपनियों की श्रम शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए कौशल संपन्न और अनुभवी नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। इस डेटाबेस में एकत्र जानकारी कंपनियों के साथ साझा की जाएगी ताकि इन लोगों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त हो सके। तो जो लोग भारत में लौटे हैं वापस बाहर जो काम कर रहे थे उनका एक डेटाबेस बनाने की बात है ताकि उन लोगों को यहाँ कंपनियों में रोजगार मिल सके। इसके अलावा इस डेटाबेस में एकत्र जानकारी कंपनियों के साथ साझा की जाएगी ताकि इनको रोजगार मिले और साथ में इसके लिए विदेशों से लौटे नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार विदेशों में फंसे नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और नौकरियां जाने से उन्हें हो रही परेशानियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेश डेटाबेस से विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों को देश में उनके कौशल के अनुरूप नौकरियां दिलाने में मदद मिलेगी। वंदे भारत मिशन के तहत जेद्दा, सऊदी अरब और मॉस्को में फंसे 268 भारतीय नागरिक कल बिहार के गया पहुंचे। इनमें से 127 जेद्दा और 141 नागरिक मॉस्को से आए हैं। इन लोगों में से 240 बिहार के हैं जबकि 28 लोग झारखंड के हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधि में संलग्न करना है। श्री निशंक ने कहा कि यह कैलेंडर रुचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करेगा। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक जो होंगे वो घर पर रहते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उन्हें यह कैलेंडर मोबाइल फोन या वॉइस कॉल के जरिए मार्गदर्शन करने के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश देगा। श्री निशंक ने बताया कि इस कैलेंडर से दिव्यांगों सहित सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इनमें ऑडियो बुक, रेडियो प्रोग्राम तथा वीडियो प्रोग्राम के लिए लिंक शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जितनी भी रेलगाड़ियां कैंसिल हुई थी उन यात्रियों को 1885 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। उत्तर रेलवे के अनुसार 21 मार्च से 25 मई के दौरान ऑनलाइन बुक की गई टिकटों को रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को उनकी टिकट की पूरी कीमत लौटा दी गई है। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में से पिछले 34 दिन में 4197 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित की, जिनके जरिए 58 लाख के आसपास मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा गया। सबसे अधिक रेलगाड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से चलाई गई तथा सबसे अधिक रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल गई। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में बौद्ध स्मारकों को नष्ट किए जाने और धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सरेआम रोने जाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बौद्ध पुरातात्विक स्थलों में तोड़फोड़ और उन्हें विरूपित तथा नष्ट करने की मीडिया की खबरों पर जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस बारे में भारत की गहरी चिंता से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर कहा है कि वो अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे और वहां रहने वाले लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के घोर उल्लंघन करना बंद करे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इस साल भारत यात्रा की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन ये यात्रा संभव नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों देशों ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री है कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं।
इससे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों में लगातार मजबूत होने का पता लगता है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। अर्थव्यवस्था में सुधार की आशा और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक में करीब 0.8% की वृद्धि हुई। ये लगातार 6th सेशन में वृद्धि हुई है और सूचकांक जो है वो 284 अंक बढ़कर 34,000 तक पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है उसमें भी 82 अंक की बढ़ोतरी हुई और ये 10,000 के आस को पार कर गया। पिछले 6 सेशंस में शेयर बाजार के दोनों सूचकांकों में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 4 जून है। 4 जून 1783 को फ्रांस के जोसेफ एंड जैक्विस मोंटगोल्फियर ने पहली मानव रहित हॉट एयर बैलून फ्लाइट का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया। 4 जून 1917 को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुलित्जर प्राइज जो है वो पहली बार दिया गया। ये पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दी गई धनराशि से स्थापित किया गया था। 4 जून 1984 को एक एक्सटिंक्ट एनिमल के डीएनए की सफलतापूर्वक क्लोनिंग की गई। 4 जून 1992 को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसको हस्ताक्षर हेतु ओपन किया गया था। 4 जून 2001 को ज्ञानेंद्र जो है वो नेपाल के अंतिम राजा बने थे। उसके अलावा 2011 के फ्रेंच ओपन विमेन टेनिस में चीन की लीना जो है वो एक ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली चीन की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी आज की दिन। उन्होंने इटली की फ्रांसेसा सिवोना को हराकर ये खिताब जीता था। 4 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। इसे जो मनाने का डिसीजन जो था वो 19 अगस्त 1982 को लिया गया था। तो दोस्तों ऐसी आज की खबरें और फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।